वन तो हम आर एस प्री का सिलेबस जो है वो टॉपिक वाइज देख रहे थे। तो इस लेक्चर में दोस्तों हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में देखेंगे। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को देखने का कारण इस टॉपिक को ये है, शुरुआत में ये देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। रीज़न ये है कि ये नया ऐड हुआ है सिलेबस में, है ना। तो जो टॉपिक जिस साल सिलेबस में नए ऐड होते हैं, न्यू ऐड होते हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ना। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नया ऐड हुआ है और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नया ऐड हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट वाला जो टॉपिक है वो भी नया ऐड हुआ है। तो इन टॉपिक्स को हम देख रहे हैं। सिटीजनशिप, जैसे सिटीजनशिप जो है चैप्टर, वो भी नया ऐड हुआ है। पब्लिक पॉलिसी का टॉपिक नया ऐड हुआ है। सोशल ऑडिट का टॉपिक नया ऐड हुआ है ना। तो ये नए टॉपिक जो है इनको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो क्या है कि हमारे जो क्वेश्चन हिटिंग रेट है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनमें से प्रोबेबली जो पुराने टॉपिक्स हैं उनसे आरपीएससी पूछ के मतलब आप ये समझिए दाब गया है ना। तो नए टॉपिक जो हैं तो उनमें से तो क्वेश्चन पूछना वाजिब है ना। जब जो इस साल इन्होंने ऐड किया तो उसमें से तो पूछना ही पूछना है। तो यूपीएससी को हम इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। अच्छा, मैं आपको सोर्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। इस टॉपिक का सोर्स जो है वो एम लक्ष्मीकांत है। एम लक्ष्मीकांत आप जानते ही हैं, पॉलिटी की बाइबल मानी जाती है ना। तो लगभग 90% क्वेश्चन जो आपके यहाँ से हिट हो जाएंगे एम लक्ष्मीकांत से हर टॉपिक के। तो सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर इसका प्रोविज़न है। ये संविधान के आर्टिकल्स के तहत इसका गठन हुआ है ना। संविधान ने इसके बारे में कहा है। तो आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक यूपीएससी के जो फंक्शंस और जो भी इसके कार्य है वो सब इसमें दिए गए हैं। सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है और संविधान ने इसको वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा, विच इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एज वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कैग, यूपीएससी। आप सोचेंगे यार वॉच डॉग तो मतलब कोई पुलिस वाला ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, यार सीबीआई हो सकता है। नहीं, गलत। वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम किसको कहा है? यूपीएससी को। अच्छा, कॉम्पोजिशन क्या है? अब इसके अंदर क्या है कि चेयरमैन प्लस अदर मेंबर्स होते हैं और संविधान के अंदर कोई भी इसकी स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं की है, ठीक है। स्ट्रेंथ जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। क्वालिफिकेशन इसके अंदर संविधान के अंदर कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है। बस एक क्वालिफिकेशन, एक चीज़ इन्होंने दे रखी है कि जो हाफ मेंबर्स हैं, आधे मेंबर जो हैं, एटलीस्ट 10 ईयर्स गवर्नमेंट ऑफिस उन्होंने होल्ड किया हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो ये एक क्वालिफिकेशन इन्होंने दे दी। आधे मेंबर इस तरह से लिए जाने चाहिए। टर्म क्या है? टर्म 6 ईयर और 65 ईयर, जो भी पहले हो, या तो 6 साल पहले हो जाए या 65 ईयर हो जाए तो सुपर एनुएशन हो जाएगा। अच्छा, रिमूवल कैसे कर सकते हैं आप? तो रिमूवल के लिए देखिए 3 सर्कमस्टांसेस दिए। ये तीनों सर्कमस्टांसेस जो है क्या है? इफ़ एडजस्ट इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो जाए अगर, तो आप उसको हटा सकते हैं। साथ में कोई और एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर ले प्रॉफिट का, तो उसको हटा सकते हो। या प्रेसिडेंट को लगे कि ये अनफिट है यार, या तो उसके बॉडी से लग जाए या उसके माइंड से लग जाए, तो प्रेसिडेंट इन तीनों कंडीशन में इनको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा संविधान के अंदर एक क्या है, मिसबिहेवियर का भी कंसेप्ट दे रखा है कि मिसबिहेवियर पे भी आप उसको हटा सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, मिसबिहेवियर के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करानी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा, जो राय देगा, वो आपके ऊपर बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है वो, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पूछ लेगा। जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लेगा कि ये एडवाइजरी है। नहीं, एडवाइजरी नहीं, ये बाइंडिंग है, ठीक है। फिर मिसबिहेवियर की परिभाषा भी संविधान के अंदर दे रखी है। क्या दिया है कि मिसबिहेवियर इज ट्रीटेड इज कंसर्न इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट।
कि कोई व्यक्ति या मेंबर या चेयरमैन क्या है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर शामिल हो, इंटरेस्टेड हो किसी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये इसका मिसबिहेवियर है। उसको यूपीएससी के काम से लेना देना, उसको क्या लेना देना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, या उसमें पार्टिसिपेट करता है उस कॉन्ट्रैक्ट में अपने फ़ायदे के लिए, तो ये जो है मिसबिहेवियर की परिभाषा में आता है और सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करके उसको हटाया जा सकता है। अच्छा, इसकी इंडिपेंडेंस संविधान ने क्या तय की है? संविधान ने क्या किया कि यूपीएससी को इंडिपेंडेंट रखा ताकि इसको इसके जो काम हैं वो इम्पार्शल हो। देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्ज़ाम प्रोसेस है, वो एक तरह से बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसमें मतलब आपको पूरी प्राइवेसी और सीक्रेसी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यार आपने किसी को भी उठा के सेलेक्ट कर लिया, कोई एक सिस्टम फॉलो नहीं किया, तो इसके लिए क्या है, लोग आपके ऊपर डाउट नहीं करें। ये आपकी पूरे देश की सबसे बड़ी रिक्रूटिंग एजेंसी है, तो आपके ऊपर कोई डाउट नहीं करे, तो संविधान ने उसको इम्पार्शियल फंक्शनिंग के लिए कुछ प्रोविजंस दिए। क्या प्रोविजंस दिए कि एक तो जो इनके चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकता है, दो तरीके से हटा सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीका नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है उस तरीके से संविधान के अंदर जो मेंशन है उससे प्रेसिडेंट उनको हटा सकता है। तो एक तरह से क्या हुआ, इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। भाई किसी को 6 साल के लिए रखा, अब वो कोई काम कर रहा है, उसको यार यूँ डर लग रहा है कि यार ऐसा काम करूँगा प्रेसिडेंट साहब नाराज़ हो जाएंगे, मेरे को हटा देंगे, या पीएम साहब नाराज़ हो जाएंगे, प्रेसिडेंट को क्या हटा देंगे। तो नहीं, उसको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो टेन्योर है वो फिक्स है, जब तक वो मिसबिहेवियर ना करे या फिर ये जो सर्कमस्टांसेस है ये उसके साथ नहीं हुए, है ना, तो उसको कोई भी नहीं हटा सकता। उसका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उसको प्रोवाइड किया गया। फिर अपॉइंटमेंट के बाद सर्विस कंडीशन चेंज नहीं हो सकती जिसमें उनका घाटा हो। अब उसको लगे कि यार मैं ऐसे करूँगा तो यार मेरी सैलरी कम कर देंगे या मेरे साथ ये कर देंगे, मेरी सुविधाएं कम कर देंगे, तो उसको ये भी डर ना हो। इसके लिए क्या है कि आज मान लो किसी ने ज्वाइन कर लिया, तो उसका जो 6 साल का टेन्योर है उसके अंदर आप उसकी सैलरी बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते, उसकी सुविधाएं बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते, है ना। तो उसको ये भी डर नहीं होना चाहिए। फिर चेयरमैन, मेंबर्स, स्टाफ, इनके जो एक्सपेंसेस, सैलरी, पेंशन है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होंगे ताकि पार्लियामेंट इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सके। फिर चेयरमैन को बाद में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा स्टेट या सेंटर में। तो क्या, जैसे कई जने होते हैं कि यार सोचेंगे अच्छा काम करेंगे, मोदी जी, सॉरी नेता का नाम ले रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, मान लो अच्छा काम करेंगे और पीएम साहब को या किसी को खुश कर देंगे, नेताजी को, तो हमको वो पोस्ट मिल जाएगी, हमको वो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, उसका चेयरमैन बना देंगे या उसमें कमीशन में चेयरमैन बना देंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं हो। इसलिए ये जो फर्दर एम्प्लॉयमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको नहीं रखा ताकि वो इस आशा में अच्छा काम, मतलब इस आशा में कोई गलत काम न करे कि मुझे उनको खुश करने पे मुझे आगे फर्दर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इसके लिए एक AR किदवई का केस भी हुआ था, जिनको क्या किया सरकार ने, बिहार का गवर्नर बनाया। तो केस हुआ कि भाई फर्दर एम्प्लॉयमेंट तो ले ही नहीं सकते आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि ये फर्दर एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होनी चाहिए। तो ये जो गवर्नर की पोस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ले सकते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना। गवर्नर की पोस्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये चीज़ AR किदवई जी के साथ हुई थी। और फिर अदर मेंबर जो है, जैसे चेयरमैन तो कहीं पे भी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता, लेकिन जो अदर मेंबर्स हैं ना वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या स्टेट पीसीएस के चेयरमैन भी बन सकते हैं। और नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड टर्म, वही बात हो गई कि भाई खुश करेंगे तो अगली बार भी चेयरमैन बना देंगे, नहीं, उनको सेकेंड टर्म के लिए चेयरमैन आप बढ़ा ही नहीं सकते। फिर फंक्शंस क्या है कि एक तो एग्ज़ाम करवाता है सेंटर के, सेंट्रल सर्विस के, ऑल इंडिया सर्विस के, या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर जो यूटीज़ हैं, यूनियन टेरेटरीज, उनके कोई एग्ज़ाम करवाने हो तो दो या दो से अधिक कोई स्टेट रिक्वेस्ट कर दे कि हमारे स्पेसिफिक एग्ज़ाम करवाने हैं स्पेशलिस्ट के, तो वो करवा देंगे। और कोई स्टेट की नीड हो जो गवर्नर रिक्वेस्ट कर दे कि भाई ठीक है आप ये करो, तो प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके वो काम भी कर सकते हैं। फिर कंसल्टेट
किया जाता है यूपीएससी को, किसके लिए? मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट मैटर्स। भाई कोई रिक्रूटमेंट करनी है तो उसके लिए क्या मेथड रखें, इंटरव्यू रखें, एक मेंस रखें तो कैसे रखें, तो उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, डिसिप्लिनरी मैटर्स, तो इनमें जो प्रिंसिपल फॉलो होने हैं वो भी देखे जाते हैं। डिसिप्लिनरी मैटर है तो वो भी यूपीएससी से कंसल्ट किए जा सकते हैं। ऑन एनी क्लेम ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंस, किसी मान लो गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई ऐसा काम किया अपने ऑफिस की कैपेसिटी में जिसके अंदर उसको कोई लीगल प्रोसीडिंग फॉलो करनी पड़ गई, तो लीगल प्रोसीडिंग फॉलो करनी पड़ गई तो उसके जो लीगल एक्सपेंसेस हो गए उनका क्लेम जो है, उनके क्लेम का रिम्बर्समेंट भी यूपीएससी के एडवाइस पर ही किया जाएगा। या आपको कोई काम करते हुए इंजरी हो गई, ठीक है, सर्विस में, तो उसका जो पेंशन क्लेम होगा, क्या रिवार्ड देना है, वो सब जो भी है वो भी यूपीएससी से कंसल्ट करके ही दिया जाएगा। और प्रेसिडेंट और कोई मैटर बता देवे कि भाई ये काम करना है तो फिर वो यूपीएससी को करना है। तो ये सभी जो प्रोविज़न्स हैं ये डायरेक्टरी है। देखिए ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि ये जो प्रोविज़न्स हैं ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो इसमें कंसल्ट करे बिना भी डिसीजन ले सकती है, आप कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। भाई गवर्नमेंट चाहे तो डिसिप्लिनरी मैटर्स में यूपीएससी की राय ले सकती है, वो राय लेवे तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और राय नहीं लेती है और कोई डिसीजन खुद कर देती है तो उसमें आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एडवाइजरी डायरेक्टरी जो है ये एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं है। तो यूपीएससी जो है एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे देता है, प्रेसिडेंट उसे दोनों हाउस को दे देता है, साथ में एक मेमोरेंडम भी देते हैं कि भाई यूपीएससी की एडवाइस जो है कब नहीं मानी और क्यों नहीं मानी। ठीक है, तो ये हो गया कब कंसल्ट करेंगे। और अब देखते हैं हम कब कंसल्ट नहीं करेंगे। अपॉइंटमेंट्स में रिजर्वेशन देखना है आपको, किसको क्या रिजर्वेशन देना है, तो आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। SC/ST के क्लेम्स अगर देखने अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन से संबंधित कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है जिसमें 1 साल से कम के लिए आपको कोई नियुक्ति करनी है, अर्जेंट नेचर की है कि भाई इसके बिना तो मतलब सरकार का काम ही नहीं चल रहा है, तो आपको यूपीएससी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप C, D की पोस्ट हैं उसमें आपको यूपीएससी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बोर्ड, कमीशन, ट्रिब्यूनल्स के चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, इनके अपॉइंटमेंट है उसमें भी यूपीएससी की ज़रूरत नहीं है आपको। अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ हेड ऑफ डिप्लोमेटिक हेड्स, कॉन्सुलर्स या एम्बेसडर्स, ये जो है इनके पोस्टों के लिए भी आपको यूपीएससी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और कोई सर्विस मैटर है ना, सर्विस है या कोई मैटर है जिसके बारे में प्रेसिडेंट पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो 14 दिन पहले किसी भी 14 दिन पहले ईच दोनों सदनों के सामने उसके प्रपोजल को रखें और वो यूपीएससी से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर प्रमोशन डिसिप्लिनरी मैटर में भी कंसल्ट कर सकते हो आप चाहो तो, है ना। तो सेंट्रल पहले क्या होता था कि पहले तो यूपीएससी से कंसल्ट करते थे और यूपीएससी की राय मान ली जाती थी, या जैसा भी सरकार को लगता था वैसे सरकार करती थी। फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आ गया 1964 में। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के आने के बाद ये भी डिसिप्लिनरी मैटर्स में इसकी भी राय ली जाने लगी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया दोनों की कि भाई किससे लेवें, और दोनों अगर राय देते तो फिर किसकी मानी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया और सरकार ने जो माना कि भाई स्टेटरी बॉडी है सीवीसी तो, और यूपीएससी जो है वो क्या है, यूपीएससी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसकी जो एडवाइस है वो ज़्यादा मैटर करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था हमने यूपीएससी का ये पढ़ा, तो ये नया टॉपिक ऐड हुआ था, आप इसमें इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िए, है ना। तो और कोई इम्प्रूवमेंट हो तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।